हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चे और बचपन का लास्ट यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का नाम है बच्चों के अध्ययन के तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो लास्ट यूनिट है आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर का मतलब है कि निबंधात्मक प्रश्न एक आ सकता है और कुछ छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। पहली बात दोस्तों, आपको वीडियो लाइक जरूर करना है। अगर थोड़ी सी भी मदद आपको इन वीडियो से पढ़ाई में हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों यहाँ पर पहला बिंदु आता है आवश्यकता और महत्व को लेकर के कि बच्चों को अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई, महत्व क्या है, उस बारे में आइए बात करते हैं। प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग पहचान होती है, उसके अलग अलग विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग रहती है। 19वीं सदी के आरंभ में जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति, स्वरूप, समस्याओं की ओर अग्रसर हुआ, बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसके बाद में देखिए, इतना ही नहीं, जीवन के समस्त पहलुओं में विभिन्नताओं के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों इत्यादि में भी विविधताएं दिखाई देने लगी है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिकों को ऐसे अध्ययन के तरीकों की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर पाने में सक्षम हो। इसके परिणाम स्वरूप अन्वेषण शुरू हुआ, शोध शुरू हुए, प्रायोगिक कार्य होने लगे। फिर धीरे धीरे बच्चों के अध्ययन हेतु उपकरणों का उपयोग होना शुरू हुआ। उपकरणों की सहायता से व्यक्तियों के मानसिक व दैहिक दोनों ही पहलुओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाने लगा। तो इस प्रकार समय परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जटिल रूप को महत्व दिया जाने लगा, वैसे वैसे उपकरणों की आवश्यकता अनुभूत होने लगी और तदनुसार उसमें परिवर्तन भी होते रहे। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को जानना, उनकी रुचियों को जानना, उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों, पहलुओं को जानना, समझना, दृष्टिकोण व अभिवृत्तियों को जानना, पहचानना आदि के लिए उपकरणों का होना आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि किसी बच्चे की अधिक प्रतिक्रियाएं कुछ हद तक व्यक्तिगत कारकों व कुछ हद तक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक कारकों को भी प्रभावित करती है, उनसे भी प्रभावित रहती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व समायोजन में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों को जानकर के उनकी सकारात्मक व प्रभावी सहायता कर पाता है। तो आवश्यकता और महत्व, मतलब कि बच्चे के अध्ययन की आवश्यकता के ऊपर महत्व क्या है, तो उस बारे में हमने कुछ बातें यहाँ पर डिस्कशन कर ली है। इसके बाद में कुछ विधियों के बारे में प्रश्न महत्वपूर्ण है इस यूनिट से। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं अवलोकन विधि को लेकर के। अवलोकन विधि का मतलब है कि निरीक्षण करना, जांच करना आदि आप इसे समझ सकते हैं। अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी रुचि, उसके भावात्मक जो उतार चढ़ाव है आदि को ध्यानपूर्वक देख करके उसके संबंध में राय बनाई जाती है, उसकी जांच करी जाती है। व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। अवलोकन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण पता चलता है, प्राप्त होता है, जिसे निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और इनके विषय में लेख लिखते हैं। यह विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में वरन व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी उपयोगी रहती है। अवलोकनकर्ता अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का उपयोग इस कार्य में करता है। तो अवलोकन विधि के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब अवलोकन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस बारे में अगर आपको प्रश्न पूछता है तो उसमें देखिए, अवलोकन का जो पर्यायवाची है इंग्लिश में आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर ध्यान रखना है, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। यहाँ इसका अर्थ देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करने से आप इसे ले सकते हैं। गुडे व हेट ने इसकी एक परिभाषा दी है। गुडे और हेट के अनुसार विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। तो अवलोकन से पुष्टि होएगी और अवलोकन में ही वापस लौटना पड़ेगा। तो ये गुडे और हेट की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है जिसमें इन्होंने कहा है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब ऑब्जर्व करना, आँखों देखा जो जांच है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना, तो आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता उसमें रहती है। इसके बाद में आगे देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अवलोकन विधि प्राथमिक जो सामग्री है उसके संग्रहण की भी प्रत्यक्ष विधि है। इसमें नेत्रों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से नवीन अथवा प्राथमिक जो तथ्य हैं इनके विचार पूर्वक इनका संकलन किया जाता है। इसमें 100% श्योरिटी रहती है क्योंकि आंखों देखा हाल इसमें बयान होता है। इसके साथ ही इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा दूर बैठ करके उसके सामाजिक व व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कार्य संपादित करता है। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सहभागी अवलोकन को लेकर के बात आती है।
सहभागी अवलोकन में देखिए, अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है, सहभागी अवलोकन, और एक होएगा असहभागी अवलोकन। तो थोड़ा सा विपरीत आपको लेके चलना है। तो अर्थात अवलोकनकर्ता इसमें क्या रहेगा, विविध गतिविधियों में सहभागियों के साथ साथ भाग लेते हुए उस समूह का सदस्य बन जाता है और साथ साथ काम करता है। इसके साथ साथ उनके व्यवहारों का अवलोकन भी करता रहता है। यहाँ वह इस तरह से अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का जो मुख्य उद्देश्य है, व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने तथा ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने से है। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ताओं के रूप में निकट व गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू को ध्यान से अवलोकन कर पाएगा और उसका विस्तृत रिकॉर्ड भी तैयार कर पाएगा। दूसरी ओर असहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह में सम्मिलित न होकर के गतिविधि पर बाहर से नजर रखेगा और साथ में ही विद्यार्थियों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखता रहेगा। और अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर एवं बाहर किसी भी जगह पर ध्यान से देखता रहता है और उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक शिक्षक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी, असहभागी सभी प्रकार के अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। कई बार इन अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ होता है। कक्षा में शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर ही कक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के व्यवहार को व्यवस्थित करता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अवलोकन आपने कर लिया है, अब अवलोकन की उपयोगिता जानते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होएगा। अवलोकन की पहली उपयोगिता देखिए, इसमें समस्या का चयन किया जाता है, तत्पश्चात उस समस्या का बारीकी से अवलोकन करके अध्ययन किया जाता है। दूसरा बिंदु, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, सुनियोजित अवलोकन व सुव्यवस्थित अभिलेख से यह विधि बहुत उपयोगी बन जाती है। तीसरा बिंदु है, इसके परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अवलोकन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। पहली बात है, अवलोकन की परिस्थितियों से अवगत होकर के उसके लिए सहभागियों के चयन में सावधानी बरतना। दूसरा बिंदु है, अवलोकन के प्रकार के अनुसार उसके नियमों का ध्यान रखना। तीसरा बिंदु है, अवलोकन बिंदुओं के निर्धारण में विशेष रूप से ध्यान देना। चौथा बिंदु है, अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान लचीलापन रखना। पांचवा बिंदु है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखना। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं अवलोकन करते समय। इसके बाद में साक्षात्कार को लेकर के प्रश्न इस यूनिट में महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार का मतलब क्या है, इंटरव्यू, अंग्रेजी के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू को दो भागों में, इंटर का मतलब है भीतर तथा व्यू का मतलब है देखना, में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होएगा, अंतः दर्शन अर्थात आंतरिक रूप से देखना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इस तरह से कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात्कार, दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों को बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय के विभिन्न पहलुओं के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। और अतः साक्षात्कार अभिमुख संवाद है, ये भी बात आप ध्यान रखनी है। और इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों के संबंध में अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों आदि के विषय में जानना है। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। साक्षात्कार विधि में शिक्षक विद्यार्थियों का एक एक करके या एक छोटा समूह बना करके कुछ प्रश्न पूछा जाता है। पूछना पर साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः इन विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करनी आवश्यक होती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों के समायोजन संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके साथ ही साथ उनका शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन संबंधित अवधारणाओं को जानने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके प्रकारों को लेकर के अगर बात आती है तो पहला है संरचित साक्षात्कार। इस विधि में अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधित समस्या से संबंधित प्रश्नों व इकाइयों को एक निश्चित क्रम में पहले ही तैयार कर लेता है। संरचित मतलब पहले से उसकी संरचना बना लेता है और साक्षात्कार के समय वह सूचनादाता से ये प्रश्न उसी क्रम के आधार पर पूछता है जिस तरह से उसने पहले ये नियंत्रित किया है और इसको तैयार किया है। संरचित का मतलब है पहले से तैयार करके रचना उनकी करके। और दूसरा आएगा असंरचित, मतलब इस विधि में प्रश्न व उसकी संख्या पहले से निश्चित नहीं होती है। अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। वह प्रश्नों के स्वरूप साक्षात्कार के दौरान अपने मन से निर्धारित करता है, कोई पूर्व तैयारी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो संरचित और असंरचित साक्षात्कार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आता है, अगर यहाँ से बड़ा प्रश्न आ जाता है तो साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या है, उसके चरणों के बारे में आइए जानते हैं। पहला चरण है साक्षात्कार की तैयारी। इस चरण में साक्षात्कार के विषय एवं उसके उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व तैयारियां की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अनुमति, साक्षात्कार का समय, चर्चा के विषय बिंदु, किन टॉपिक्स पर बात होगी, स्थान कहाँ पर बात होगी इत्यादि का संबंध तैयारियों पर ध्यान दिया जाता है। इस दौरान साक्षात्कार की जो योजना है उसका भी निर्माण कर लिया जाता है जिसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, विकास व समापन किस तरह से किया जाएगा, तो सभी व्यवस्था की योजना बनाई जाती है।
दूसरे चरण की बात करते हैं तो साक्षात्कार का संचालन किस तरह से होएगा, ये दूसरा चरण होएगा। इस चरण में साक्षात्कार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। जो पहले हमने तैयारी कर ली है उसी के अनुसार इसको क्रियान्वित करेंगे, इसको चलाएंगे, सारा काम करेंगे। इस दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार के विषय बिंदु को चर्चा के केंद्र में बनाए रखने के अलावा कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे शुरुआत कैसे करेंगे, सम्मुख बैठे व्यक्ति से चर्चा को स्वाभाविक रूप से शुरू कैसे करेंगे, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों का ध्यान कैसे रखेंगे और इत्यादि बातें रहेंगी। साक्षात्कार का समापन कैसे करेंगे, इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये दूसरा चरण हो गया संचालन को लेकर के। तीसरा यहाँ पर आता है आलेखन या प्रतिवेदन या विश्लेषण क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। उसमें देखिए साक्षात्कार के दौरान आई महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है और साक्षात्कार के तुरंत बाद इस सूचनाओं को एकत्रित करने के कार्य को कर लेते हैं ताकि बाद में ध्यान से ना उतर जाए, भूल ना जाए। अंत में उद्देश्यों को आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये 3 का आपको चरण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में इसकी विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं कि साक्षात्कार के इंटरव्यू की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है साक्षात्कार उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय सूचनाएं प्राप्ति का उत्तम साधन है जिन्हें वह लिखना नहीं चाहता है, तो बोल करके अच्छी प्रकार से अपनी बात है उसको कह पाएगा। दूसरा विशेषता है साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसंधान का उद्देश्य प्रत्यक्ष स्पष्ट कर सकता है तथा मौखिक सूचनाएं क्या होनी चाहिए यह भी स्पष्ट कर सकता है। तीसरी विशेषता है आज व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार विमर्श को अधिक महत्व देता है, तो वो भी एक विशेषता रहेगी कि लिखने की बजाय वो बोल करके अच्छी तरह से समझा पाएगा। चौथा बिंदु है साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा विषयों के प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकता है। पांचवा बिंदु है साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता विषय को प्रेरित कर सकता है, उसके अनुभवों को प्राप्त कर सकता है जो कि सामान्यतः नहीं मिलते हैं। छठा बिंदु यहाँ पर आता है कि इंटरव्यू में इच्छानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर लिए जा सकते हैं जबकि प्रश्नावली में आधे छूटते हैं और आधे प्राप्त ही नहीं होते हैं। सातवीं विशेषता है इसमें एक प्रकार की सूचना को विभिन्न अवस्थाओं में अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसके विचार जान सकते हैं स्पेशली तौर पर इंटरव्यू में। और आठवां बिंदु है कि इंटरव्यू के द्वारा भाषा की वह कम समझ रखने वालों तथा बच्चों को अशिक्षितों आदि से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जिनको लिखना नहीं आता है, उनसे स्पेशली तौर पर बातचीत करके सारी जानकारी ली जा सकती है, उनके विचार जाने जा सकते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही साक्षात्कार इंटरव्यू अन्य उपकरणों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसकी सीमाओं के बारे में भी प्रश्न आ जाता है, तो इसकी सीमाएं देखिए। पहली सीमा है इसमें समय और श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं, मतलब कि पहले तो एक तैयारी करेंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, फिर एक एक बच्चे को बुला करके वो प्रश्न पूछेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जांच करेंगे, तो काफ़ी टाइम प्रक्रिया में लग जाता है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में साक्षात्कार कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि एक एक बच्चे का इंटरव्यू करेंगे, मान लो 1000 बच्चे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे। अतः यह विधि बहुत छोटे समूह के लिए उपयुक्त है। आप बीएसटीसी में भी देखेंगे तो आपका जो फाइनलाइजेशन होता है उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू के तौर पर कुछ 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पर ये नहीं होता है कि आपकी क्लास में जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 का इंटरव्यू अगर करेंगे, 100 से ही सारे प्रश्न पूछेंगे तो फिर काफ़ी टाइम, पूरा दिन तो उसी प्रक्रिया में लग जाएगा, 2 दिन भी लग सकता है। तो ऐसे में कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं, कुछ बच्चों से 1 प्रश्न, किसी से 2 प्रश्न, किसी से 3 प्रश्न, किसी से नहीं पूछेंगे, तो मतलब वो ऐसे किसी से पूछेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार वो काम करेंगे जिससे उनको सुविधा रहेगी। और दूसरा बिंदु है साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा के कारण साक्षात्कार के आंकड़े तथा विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होते हैं, अतः इससे प्राप्त निष्कर्षों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। इस विधि द्वारा देखिए, तीसरा आपकी सीमा है, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि वे उस परिवेश में घबरा जाते हैं या डरे डरे दिखते हैं। इस कारण कभी कभी तो वे सब कुछ जानते हुए भी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते, अतः निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो ये इसकी सीमाएं रहेंगी। साक्षात्कार में बच्चा डर जाता है कि मौखिक तौर पर क्या बताया जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो उन सब के बारे में वो सोचता है डरते हुए। हो सकता है कि वो सही उत्तर ना दे या फिर गलत कुछ बोल दे, तो उसका डर उसे लगा रहता है, तो सही निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता ज़्यादातर केस में। अगर कोई लिखने का बात आ रहा है तो वह अपने मन से कुछ भी लिख देगा, उसका कोई डर ऐसा भय नहीं रहेगा लिखित एग्जाम में। जबकि साक्षात्कार जो इंटरव्यू है मौखिक जिसमें बोलना है, तो उसमें उसको डर भय बना रहेगा। तो ये कुछ सीमाएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न, हमारे अगला टॉपिक आता है सामाजिक जनांकीकी प्रोफाइल की उपयोगिता। सामाजिक जनांकीकी प्रोफाइल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें देखिए। पहली उपयोगिता, विद्यार्थियों का व्यक्तिगत परिचय इसमें मिलता है सामाजिक में, और विद्यार्थियों की पारिवारिक जो जानकारी है वो मिलती है, इसमें डिटेल फिल करी जाती है। प्रायोज्य की उम्र का पता चलता है, उसका लिंग, जाति, धर्म, विद्यालय का नाम, जन्म स्थान, पारिवारिक ब्यौरा, भाषा आदि की जानकारी मिल जाती है। विद्यार्थी की सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत स्थिति की आधारभूत जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस माहौल का पता चल जाता है जिसमें वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। तो ये
प्रोफाइल की उपयोगिता होएगी, जिसमें इसकी बच्चे की सारी डिटेल फिल करी हुई होती है, तो उसमें आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद में अंतिम टॉपिक इस यूनिट का आता है क्लिनिकल विधि को लेकर के। जीन पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। उनके प्रयोग ने बच्चों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार जो इंटरव्यू विधि है इसके महत्व को रेखांकित किया। पियाजे ने बच्चों के विचारों को विस्तार से लिया, वार्तालाप के तरीके अपनाए। पियाजे ने नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने में किया। इसके अलावा बाल विकास के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्लिनिकल विधि के बारे में कुछ बातें आपको पियाजे के अंतर्गत ध्यान रखनी है। इस तरह से हमारा ये पेपर आपके BSTC फर्स्ट ईयर का बच्चे और बच्चवन पेपर पूरा कंप्लीट होता है। सारे वीडियोस चैनल पर आप 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, तो वहाँ से आप यूनिट बाय यूनिट अच्छे से सारी अपनी तैयारी कर पाएंगे और अपना पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक तरीके से सारी बातों को समझ लिया है, जान लिया है, कोई भी डाउट आपके नहीं रहे हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो BSTC से जुड़ी अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इनकी PDF की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि PDF हमें कैसे मिलेगी, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना होगा। उधर से मैं बहुत थोड़े से प्राइसेस में आपको इन सभी सब्जेक्ट की PDF जो नोट्स PDF है वो प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत समस्या होगी नहीं। बाकी आप जो वीडियोस देख करके तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करते रहें, वहाँ से आप अलग अलग पेपर्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।